A very good morning to all my dear students. I hope all of you are doing well and all of you have covered the chapter up to the completed topic. अभी देखिए हमारा आज का जो पार्ट है वो है restricted random sampling का. हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की restricted random sampling होती है. Yesterday we have already discussed कि जब हम sample method ही choose कर रहे हैं but बहुत systematically, तो ये हो जाएगा restricted random sampling. बहुत इजी मेथड्स है इसके. आपको केवल मेथड्स की डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है. देखिए सबसे पहला मेथड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है समझिए. इस मेथड में क्या किया जाता है, एंटायर पॉपुलेशन को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है. उन ग्रुप्स को स्ट्रेटा कहते हैं और फिर हर ग्रुप में से कुछ आइटम्स को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में 4 कैटेगरी के बच्चे थे, एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज एंड सुपर इंटेलिजेंट. ठीक है, 90% से ऊपर वाले, 60 से 80 वाले, 40 से 60 वाले और एकदम भी. अब मैंने चारों के ग्रुप बना दिए, 4 कैटेगरीज बना दी और चारों में से मैं रेंडमली कुछ कुछ बच्चे सेलेक्ट कर रही हूँ टू रिप्रेजेंट माय एंटायर क्लास. देन दिस मेथड विल बी नोन एज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. I hope it is clear to all of you. एकदम सिंपल सी बात है. When the entire population is divided into small number of groups known as strata, and then certain number of items are selected from each group. Select कैसे करेंगे? Randomly select करेंगे. ठीक है, selection होगा randomly. जितना हाईलाइट किया है that's it. You have to learn only up to this part. बाकी अगर पीछे MCQs में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो जरूर कवर करेंगे. नेक्स्ट देखिए, स्ट्रैटा सैम्पलिंग के बाद में आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सबसे ज्यादा यूज होने वाला पैटर्न है ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. क्या किया जाता है, सारी पॉपुलेशन को एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया जाता है. एंटायर पॉपुलेशन विल बी अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस और फिर एवरी nth आइटम इज सेलेक्टेड. यानी कि हमने कोई एक नंबर डिसाइड कर लिया. सपोज मैंने डिसाइड कर लिया 25. अब मेरी जो लिस्ट है उसमें से मैंने हर 25th आइटम को पिक कर लिया. यानी सबसे पहले नंबर 25 को, फिर नंबर 50 को, फिर 75 को, फिर 100 को, फिर 125 को. तो ऐसे में कोई भी नंबर डिसाइड कर सकती हूँ और उस नंबर का मल्टीपल जो है उसको मैं सेलेक्ट करती जाऊंगी. तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है. सैंपल मेथड ही हो गया क्योंकि सीक्वेंस में किसका नाम नंबर 50 पे आएगा हमें पहले से नहीं पता, इसमें हम बायस नहीं कर सकते. राइट. अब इसका ये दूसरा नाम आपको याद करना है. द थिंग्स विच आई एम हाईलाइटिंग आर कंपल्सरी फॉर यू. ठीक है, ये तो लर्न करनी पड़ेगी. रजिस्टर में नोट्स भी बनाए तो आप ये कर सकते हैं. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज क्वाजी रैंडम सैम्पलिंग. इसका दूसरा नाम क्या है, क्वाजी रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्लस्टर सैम्पलिंग. क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है देखिए, इसमें क्या किया जाता है, टोटल पॉपुलेशन को कुछ रिकॉग्नाइजेबल सब डिविजन्स में बांट दिया जाता है जिसको क्लस्टर कहते हैं. जैसे स्ट्रैटा बनाया ना ग्रुप, उसी तरीके से क्लस्टर्स बनाए जाते हैं. ठीक है, अब क्लस्टर्स में क्या होता है, स्ट्रैटा में तो हमने क्या किया, स्ट्रैटा बना के उनमें से रेंडमली सेलेक्ट कर लिया था. क्लस्टर्स ग्रुप्स है जिसमें बहुत सारे लोग इंक्लूडेड है. हमने उन ग्रुप में से फिर रेंडमली कुछ नंबर्स को, जैसे मैंने 10 क्लस्टर्स बनाए, 10 में से मैंने 2 क्लस्टर्स को अपना सैंपल फॉर्म में सेलेक्ट कर लिया. 10 में से मैंने कुछ क्लस्टर्स को सैंपल फॉर्म में सेलेक्ट कर लिया. ये पोर्शन हमें रीड करना पड़ेगा. क्लस्टर वाला उतना इजी नहीं. करण अरोड़ा, बेटा म्यूट योरसेल्फ, कीप योर माइक म्यूटेड. ऑल राइट, दैट्स ग्रेट. चलिए इसको रीड कर लेते हैं. ये जो है ना क्लस्टर सैम्पलिंग, इसका हम एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए. देखिए क्या लिखा हुआ है. Under this method, the population is divided into some recognizable subdivisions known as clusters. कुछ recognizable clusters बनाए हमने. Then out of all the clusters, a given number of clusters are chosen. मैंने 10 cluster बनाए तो 10 में से मैं 2 या 3 cluster choose कर लूंगी randomly. And all the items covered by the selected cluster are included in the sample. मैंने 10 clusters बना लिए. जैसे क्लास है, क्लास में 5-5 बच्चों के 10 ग्रुप बना लिए. अब रेंडमली कोई भी 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लिए तो 2 ग्रुप में जो 10 स्टूडेंट्स आ गए वही 10 स्टूडेंट्स मेरा सैंपल हो गया. एग्जांपल देखिए,
Suppose we are interested in obtaining the income status of households of rural areas of उत्तर प्रदेश. Suppose हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के रूरल एरियाज जो हैं वहां के हाउस होल्ड की इनकम लेवल चेक करें. इफ देयर आर अबाउट 100, अब देखिए 31. If there are about 100 villages, then obtaining a list of all the households may be a difficult task. सभी की लिस्ट अगर आपको ऑब्टेन करनी होगी तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट. तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है. अंडर क्लस्टर मेथड इट इज पॉसिबल टू डिवाइड दीज 100 विलेजेस इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स such that they are homogeneous between themselves. जो सिमिलर नेचर के विलेजेस हैं उनकी मैंने कुछ क्लस्टर्स बना दिए. जो विलेजेस सेम नेचर के आ रहे हैं, सेम लैंग्वेज वाले आ रहे हैं, या फिर लो इनकम ग्रुप वाले अलग कर दिए, एजुकेटेड वाले अलग कर दिए, एक्स्ट्रा सर्विसेज जहाँ पे है उनको अलग कर दिया. ऐसे करके मैंने उनकी होमोजेनिटी के बेसिस पे क्या कर दिए, क्लस्टर्स बना दिए. मैंने लो इनकम वालों का एक ग्रुप बना दिया, 12 विलेजेस उसमें डाल दिए. मैंने मॉडरेट इनकम वालों विलेजेस का एक ग्रुप बना दिया, 15 विलेजेस उसमें डाल दिए. लिटरेट वालों का अलग ग्रुप बना दिया और उसमें अलग विलेजेस डाल दिए. तो मैंने ऐसे करके सेटिंग कर दी. अब मैं क्या करूंगी, रेंडमली लास्ट में कुछ क्लस्टर्स को सिलेक्ट कर लूंगी और जो क्लस्टर्स सेलेक्ट होंगे वही मेरे सैंपल्स होंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताइए क्या आप सभी को ये क्लस्टर मेथड समझ में आ गया? देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल के बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको हम अच्छे से ले लेते हैं. अब सपोज आपकी स्कूल है, आपकी स्कूल में सारे स्टूडेंट्स हैं. मैं बात कर लेती हूँ कि स्कूल में हैं 10,000 स्टूडेंट्स. सपोज 10,000 स्टूडेंट्स हैं. अब इन 10,000 स्टूडेंट्स की मुझे स्टडी करनी है. मैंने क्या किया, क्लासेस तो बनी हुई है बट मुझे क्लास वाइज स्टडी नहीं करनी है, मुझे बहुत डिफरेंट वे से इनकी स्टडी करनी है. मुझे देखना है इनकम लेवल्स क्या है इनके, या फिर इनके एक्सपेंडिचर्स वगैरह क्या है. अब मैंने इन 10,000 स्टूडेंट्स में से कैटेगरीज बना ली. कैटेगरी नंबर 1 मैंने बना ली वो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है. कैटेगरी नंबर 1 बना ली वो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में. कैटेगरी नंबर 2 बना ली मैंने वो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स बिजनेस में है, बिजनेस क्लास में. कैटेगरी नंबर 3 बना ली मैंने उन स्टूडेंट्स की जिनके पेरेंट्स सर्विस क्लास में है बट प्राइवेट सेक्टर, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन कौन से सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है. और कैटेगरी नंबर 4 बना ली मैंने उन स्टूडेंट्स की जिनके पेरेंट्स सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है. प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड जॉब कर रहे हैं, तो वो मैंने बना ली कैटेगरी नंबर 4. अब ये 4 क्लस्टर हो गए. अब मैं क्या करूंगी, इन चारों क्लस्टर्स में से जैसे मैंने ये 4 ग्रुप्स बना लिए सिमिलर नेचर के, इनके अंदर से कुछ कुछ चीजें कुछ कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लूंगी. अब हो सकता है मुझे देखना है हाई इनकम वालों को, तो बिजनेस क्लास वालों को मैंने एक क्लस्टर को पूरा सेलेक्ट कर लिया और इस क्लस्टर को पूरा बिजनेस क्लास के बेसिस पे एनालाइज कर लिया, ठीक है. तो ये आपका आ जाएगा क्लस्टर मेथड के अंदर. फिर इसके बाद देखिए सिस्टमैटिक क्लस्टर मेथड भी आता है आपके, नेक्स्ट आएगा. देखिए जरा, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जिसे कहते हैं, ये क्लस्टर सैंपल का ही एक एक्सटेंशन है. इसमें क्या किया जाएगा, 2 और 3 स्टेजेस पे क्लस्टर सैंपलिंग की जाएगी. कैसे, देखिए पहले मैंने कुछ क्लस्टर्स बना लिए, ठीक है, और रैंडम बेसिस पे सर्टेन क्लस्टर्स को सेलेक्ट कर लिया. क्लस्टर बनाए और रैंडमली 20 क्लस्टर बनाए तो 20 में से 4 को सेलेक्ट कर लिया. अब अगेन ये जो 4 क्लस्टर्स है इनके सब डिविजन्स कर दूंगी. इनमें से रैंडमली 4 में से मैंने 12 क्लस्टर्स बना लिए. हर क्लस्टर में 3-3 ग्रुप बना दिए और 12 क्लस्टर्स बना लिए. अब वापस मैं क्या करूंगी, इन 12 में से रैंडमली कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लूंगी, कुछ क्लस्टर्स को सेलेक्ट कर लूंगी. थर्ड स्टेज में वापस ये जो सेलेक्टेड क्लस्टर्स है इनमें से अगेन आप कुछ क्लस्टर्स फाइनलाइज करोगे. तो यानी कुछ भी नहीं है, क्लस्टर सैंपल का सब डिवीजन है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है जिसमें आप 3 स्टेजेस में क्लस्टर को ही डिवाइड करते जाते हो और उसी में से रैंडमली सैंपल सेलेक्ट करते जाते हो. प्रैक्टिकली ये मेथड बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, हमने क्या किया, हमने कुछ क्लस्टर्स बनाए,
फिर उन्हीं क्लस्टर्स का सब डिवीजन किया और रेंडमली उनमें से कुछ क्लस्टर्स को सेलेक्ट कर लिया। मेरे 4 क्लस्टर्स थे, उनको मैंने 12 में डिवाइड किया। 12 में से फिर रेंडमली मैंने 2 करके सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, और उसके बाद में वापस उनका सब डिवीजन करके उनमें से रेंडमली सैंपल चूज करती गई। अब जो फाइनल लास्ट थर्ड स्टेज के बाद मेरे पास जो पॉपुलेशन के वेरिएबल्स आएंगे, वो जो होगा वो मेरा रैंडम सैंपल होगा, उसी के बेसिस पे मैं सारे डिसीजन लूंगी। ठीक है, आपको बस मीनिंग लर्न करके रखना है। बाकी ये जो क्लस्टर सैम्पलिंग है, ये याद रखना है कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग से ही बनाई। ये वाला पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ओवरव्यू आ जाएगा यहाँ पे। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये तो इजी सा था, और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी बहुत इजी सा। स्ट्रेटिफाइड में पूरी पॉपुलेशन को सर्टेन ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप में से रेंडमली कुछ आइटम्स पिक कर लिए। सिस्टमैटिक में सारे लोगों को एक सीक्वेंस में अरेंज किया और फिर हर nth आइटम यानी कोई एक सेलेक्ट नंबर कर लिया, उस नंबर का मल्टीपल सेलेक्ट करते गए। फिर इसमें टोटल पॉपुलेशन के कुछ क्लस्टर्स बनाए और हर क्लस्टर में से कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ क्लस्टर्स को फाइनलाइज किया। और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्लस्टर सैम्पलिंग को ही अलग अलग स्टेजेस पे मैं इंप्लीमेंट करती गई और 3 या 4 स्टेजेस तक काम किया। कोई फिक्स नहीं है कि 3 स्टेजेस ही होनी चाहिए, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है, कितनी भी स्टेजेस हो सकती है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है। आगे देखिए, सैम्पलिंग मेथड कंप्लीट है, अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग, सॉरी रैंडम सैम्पलिंग कंप्लीट है, अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें मैंने रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया है, बहुत ध्यान से सेलेक्ट किया है। जैसे क्लास में से मुझे किसी एक बच्चे का रजिस्टर चेक करना था, अब जैसे मुझे नोट्स लिखवाने के लिए किसी बच्चे का रजिस्टर चाहिए था, तो मैं रैंडमली किसी का भी रजिस्टर नहीं पिक करूंगी, मैं उसी बच्चे का रजिस्टर लूंगी जिसपे मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये रजिस्टर जो है मुझे प्रॉपर नोट्स इसमें मिल सकते हैं, राइट। कोई न्यू एडमिशन आया और मुझे किसी पुराने बच्चे का रजिस्टर उसको देना है, तो रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा नॉन रैंडम बेसिस पे। तो देखिए नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है। The selection of sample under this method depends on the judgment of investigator rather than a chance. बाय चांस किसी को भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, जजमेंट से। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेंगे which sampling do not provide every item in the universe with the known chance of being included in a sample. ये ऐसा मेथड है जिसमें हर आइटम को चांस नहीं मिलेगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी हो उसको सैंपल के फॉर्म में सेलेक्ट कर। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में इन्वेस्टिगेटर इंटेलिजेंट होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए और पूरी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करने वाला सैंपल ले, ठीक है। अब देखिए ये मेथड साइंटिफिक नहीं है, ये इसके सारे पॉइंट्स लर्न करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें भी सिर्फ डेफिनेशन करने से हो जाएगा। ये सारे ये जो पॉइंट्स गिवन है ना, ये बहुत आराम से हो जाएंगे। अब देखिए मेन मेथड्स कौन से हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग के। अगेन हम सिर्फ इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। जजमेंट सैम्पलिंग, क्वार्टर सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग में इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो किसको फाइनलाइज करता है। अब मुझे लगता है कि क्लास में सबसे पहले वर्क जो है वो प्रवीण कंप्लीट करता है। हमारी क्लास में अगर सबसे पहले कोई वर्क कंप्लीट करता है तो वो है प्रवीण अग्रवाल। तो मुझे अगर क्विकली किसी का वर्क किसी को फॉरवर्ड करना हुआ तो मैं सेलेक्ट करूंगी बहुत सोच समझ के किसको, प्रवीण को। तो ये जजमेंट सैम्पलिंग हो गई, राइट। फिर क्वार्टर सैम्पलिंग, इसमें भी क्वार्टर सैम्पलिंग होती है। पूरी पॉपुलेशन को एक क्वार्टर में डिवाइड किया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर उन पार्ट्स में मैंने अपने हिसाब से पार्ट्स में से कुछ बच्चों को सेलेक्ट कर लिया, रैंडमली नहीं, अपने हिसाब से। वही एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, 3 कैटेगरीज बना दी क्लास की। एवरेज में से 2 वो बच्चे जो मुझे सही लगते हैं उनको फाइनलाइज कर लिया। बिलो एवरेज में से भी 2 बच्चे वो जो मुझे सही लगते हैं कि ये इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे उनको फाइनलाइज कर लिया। और अबव एवरेज में भी जो मुझे सही लगते हैं उनको। तो यहाँ पे पर्सनल जजमेंट लिखना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। जजमेंट जरूर आएगा, किसका जजमेंट आएगा, इन्वेस्टिगेटर का। जजमेंट सैम्पलिंग तो है ही पूरा का पूरा जजमेंट, क्वार्टर सैम्पलिंग में भी जजमेंट आएगा। कन्वीनियंस सैम्पलिंग देखिए, इन्वेस्टिगेटर के लिए जिस सैंपल को पिक करना सबसे ज्यादा इजी रहेगा वो उसी को सेलेक्ट कर लेगा। सैंपल यूनिट चूज करते टाइम उसको लग रहा है कि इस बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, और इसकी कॉपी सेलेक्ट करना मेरे लिए बहुत इजी रहेगा, तो मैंने उसी को कन्वीनियंटली सेलेक्ट कर लिया। दैट्स इट। आपको इन तीनों के मीनिंग्स पढ़ने हैं,
ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल रीड कर लीजिएगा। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, आराम से अपने आप हो जाएगा सारा पोर्शन। अब बताइए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नो डाउट? ओके, ऑल राइट देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। सैंपल सेलेक्ट करने के दो मेन प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल्स को लॉज ऑफ सैम्पलिंग भी कहा जाता है। डेफिनेटली यहां से एमसीक्यू आएगा, आप मान के चलिए 100% फाइनल है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। दो लॉज होते हैं सैम्पलिंग थ्योरी के। नंबर वन, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, एंड नंबर टू, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है, ये सैम्पलिंग प्रिंसिपल्स या लॉज ऑफ सैम्पलिंग भी है। ये प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पे बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी आपने मैथ्स में पढ़ा है, किसी भी इवेंट के होने या नहीं होने के चांसेस, जैसे आज बारिश आने के या नहीं आने के चांसेस, है ना। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहले तो ऊपर यहाँ पे कह रहे हैं these laws in turn are based on theory of probability. Probability is a numerical measure of possibility of occurrence or non-occurrence of an event. किसी इवेंट के होने या नहीं होने की जो पॉसिबिलिटी है वही प्रोबेबिलिटी है। The theory of probability clarifies that probability of different elements of universe being selected in the sample will be equal. इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है ना, जैसे हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, डाइस पे 1 से 6 तक सारे नंबर्स आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये कह रहे हैं इफ द सैंपल यूनिट्स आर रैंडमली चूजन देन द सैंपल विल कंसिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच दे आर इन द यूनिवर्स। हमने रैंडमली सेलेक्ट किया कोई भी सैंपल, तो सब आइटम्स के आने का इक्वल चांसेस रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपको क्या बता रहे हैं। पहला लॉ, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, क्या कह रहे हैं ये समझिए ध्यान से, विद एग्जांपल पूरा लर्न करना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if a random sample of adequate size is selected from a large population, it tends to possess the same characteristics as those of the population. ये कह रहे हैं अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और उसमें आपने रेंडमली एडिक्वेट साइज ऑफ पॉपुलेशन फाइनलाइज किया, एडिक्वेट साइज यानी एक अच्छा सफिशिएंट साइज को सेलेक्ट किया एज अ सैंपल, तो पूरे चांसेस है कि ये जो सैंपल है ये आपकी एंटायर पॉपुलेशन को प्रॉपर वे से शो कर पाएगा, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, जैसे इस लॉ के अकॉर्डिंग देखिए क्या कह रहे हैं, इट इम्प्लाइज दैट इन अ रैंडमली सेलेक्टेड सैंपल each and every item of population has an equal chance of being selected in a sample. सबका equal chance रहेगा। Example, if out of a population of 120 crore a random sample, random collect किया है आपने randomly, sample of 500 person is taken to estimate the average height in population, then according to this law average height is likely to come out to be approximately equal to the average heights of entire population. ये कह रहे हैं अगर रेंडमली आपने 120 करोड़ पॉपुलेशन में से 500 पीपल को सेलेक्ट किया, रैंडम बेसिस पे सेलेक्ट किया, अब रैंडम बेसिस पे सेलेक्ट करने के बाद अगर आप उनकी एवरेज हाइट कैलकुलेट करना चाहते हो आपकी पॉपुलेशन की, तो वो जो 500 का एवरेज रिजल्ट आ रहा है, ओवरऑल लोगों की हाइट भी उसी एवरेज रिजल्ट के आसपास रहेगी। अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखा है, 100% तो एवरेज रिजल्ट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। एक दूसरा एग्जाम्पल, अगर क्लास के 100 स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं और उनमें से 100 स्टूडेंट्स ने गूगल फॉर्म टेस्ट दिया, अब मैं 100 में से रेंडमली अगर कुछ 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स को सेलेक्ट करती हूँ और उसका एवरेज निकालती हूँ, रेंडमली 20 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया और उसका एवरेज निकाला, तो जो मेरा एवरेज आ रहा है लगभग सभी बच्चों के मार्क्स उस एवरेज के आसपास रहेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेंगे, 100% इक्वल रहना कंपल्सरी नहीं। आगे देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, ये कह रहे हैं कि एग्रीगेट्स या एवरेज जो आपने लार्ज ग्रुप से ऑब्टेन किए हैं वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एग्रीगेट्स ऑब्टेन फ्रॉम अ स्मॉल ग्रुप। अगर मेरी क्लास में 4 ही बच्चे हैं, अब 4 में से मैंने एक बच्चे के मार्क्स पिक कर लिए और मैं कहूँ कि चारों के मार्क्स इसी के आसपास है, तो मेरे रिजल्ट बिल्कुल सही नहीं होंगे। अगर मेरा स्मॉल ग्रुप है और उसमें से मैं सैंपल सेलेक्ट कर रही हूँ तो वो आंसर मेरा बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होगा।
लेकिन 4 की जगह 40 बच्चे हैं और मैंने 40 में से रेंडमली कुछ 4 या 10 बच्चों को सेलेक्ट किया, अब जो एवरेज रिजल्ट आएगा वो ज्यादा एक्यूरेट होने के उसके चांसेस हैं। ठीक है, तो लार्ज नंबर का सैंपल सेलेक्ट कीजिए, छोटे से सैंपल से कुछ भी नहीं होता। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, according to this law the aggregates or averages obtained from a larger group are more stable than the aggregates or averages obtained from the smaller group। नाम से ही समझ आ रहा है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, लार्ज ग्रुप को सेलेक्ट करो, ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे। That means larger the size of sample, more accurate the results are likely to be। फिलअप में आ सकता है, ये पूरा लास्ट सेंटेंस फिलअप में आ सकता है। Larger the size of sample, more accurate the results are likely to be। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज इन वन डिस्ट्रिक्ट माइट शो ग्रेट वेरिएशंस ईयर आफ्टर ईयर, बट प्रोडक्शन फिगर्स ऑफ एंटायर कंट्री वुड नॉट वेरी मच। एक बच्चे का रिजल्ट देखूंगी तो हो सकता है बहुत वेरिएशन आ रहा हो, लेकिन सभी बच्चों का देखूंगी तो हो सकता है कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा हो। ठीक है, चलिए, this law is based on the psychological law of behavior। The behavior of a phenomenon on a large scale is generally stable। एक साइकोलॉजिकल लॉ है बिहेवियर का कि जनरली आप बड़े लेवल पे अगर स्टडी करते हो तो वो स्टडी जो होती है वो स्टेबल नेचर की होती है। तो दो स्टैटिस्टिकल लॉ है, बहुत सिंपल। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी कह रहा है रैंडमली अगर आप आइटम पिक करोगे बहुत अच्छे लेवल पे, अच्छे क्वांटिटी पे, लार्ज पॉपुलेशन से, तो वो आइटम आपके पॉपुलेशन के ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। और इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर कह रहा है कि भाई मोर स्टेबल रिजल्ट्स आएंगे अगर आप बड़े ग्रुप से स्टडी करोगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्टैटिस्टिकल एरर्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में एरर्स क्या होते हैं उसके बारे में टॉपिक है। देखिए, मैंने स्टडी की और रिजल्ट निकाला कि एवरेज मार्क्स है 4 और एक्चुअली एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 6। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू और कलेक्टेड वैल्यू में डिफरेंस है, इन्हीं डिफरेंस को एरर कहा जाता है। गलती वही होती है ना, आपकी टेस्ट कॉपी जब मैं चेक कर रही हूँ और टेस्ट कॉपी चेक करते टाइम मैंने ये देखा कि भाई किसी क्वेश्चन में मैंने आपको 4 मार्क्स दिए और टोटलिंग करते टाइम उसको 3 काउंट कर लिया। अब मैंने 3 काउंट किया, आपने रीटोटल किया तो आपको पता चला मैम यहाँ तो 4 मार्क्स था, आपको 4 काउंट करना चाहिए था। तो मेरे कलेक्टेड डेटा और एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस तो मेरा एरर होगा। तो देखिए कितनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, statistical errors refers to the difference between the collected data and actual value of fact। जो डाटा आपने कलेक्ट किए और जो आपके एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, उन दोनों में अगर कोई डिफरेंस है किसी भी तरीके का तो वो डिफरेंस ही आपका स्टैटिस्टिकल एरर्स है। अब एरर्स किस रीजन से आ सकते हैं, मैंने गलत सैंपल सेलेक्ट कर लिया तो भी एरर आ जाएगा, रिस्पोंडेंट ने मुझे गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो भी एरर आएगा, डाटा मैंने सिर्फ एस्टिमेट बेसिस पे दे दिया तो भी एरर आएगा, और इन्वेस्टिगेटर के पर्सनल प्रिजुडाइज से भी एरर आने के चांसेस रहेंगे। सोर्सेज ऑफ एरर दो तरीके के, सबसे पहले एरर ऑफ ओरिजिन। एरर ऑफ ओरिजिन यानी जब मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ ना तभी एरर आ गया, मैंने उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते टाइम में कुछ गलती कर दी, जो कलेक्टेड डेटा है वो इनस्टेबल है, अब मैंने गलत तरीके से कलेक्ट कर लिया या मेरी क्वेश्चनरी में कुछ गलती रह गई, कुल मिला के कलेक्शन के टाइम पे जो एरर आ गया वो एरर ऑफ ओरिजिन है। और उस डेटा को काउंट करते टाइम, मेजर करते टाइम या आगे प्रेजेंट करते टाइम अगर गलती हुई है तो वो एरर ऑफ मैनिपुलेशन है। एरर ऑफ ओरिजिन आता है कलेक्शन के टाइम, एरर ऑफ मैनिपुलेशन जो रहता है वो रहता है उस डेटा को प्रेजेंट करते टाइम। मैंने आपकी टोटलिंग करी तो सही बट उसको लिखते टाइम गलती कर दी। मैंने क्या होता है जनरली हम जब कॉपीज चेक करते हैं पीछे पेंसिल से पहले लिखते हैं फिर उसको रीटोटल करके आगे पेन से लिखते हैं। अब मैंने पीछे पेंसिल से तो 50 में से 48 मार्क्स लिखे थे, लेकिन जब मैं आगे उसको नोट कर रही थी तो 48 की जगह 43 लिख दिए, तो ये एरर ऑफ मैनिपुलेशन होगा। गलती से मैंने जब उसको मेजर कर रही थी या जब नोट डाउन कर रही थी तो मिस्टेक हो गई, ठीक है। और एरर ऑफ ओरिजिन ये होगा कि मैंने लिख ही गलत दिए, मार्क्स दिए ही गलत है, आंसर को चेक ही गलत किया है। आगे देखिए एरर ऑफ इनएडिक्वेसी, अगर मेरा डाटा प्रॉपर वे से खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, इनकम्प्लीट है, उसकी रिप्रेजेंटेटिवनेस प्रॉपर नहीं है, तो आ जाएगा एरर ऑफ इनएडिक्वेसी।
ठीक है। बाकी और अभी टाइप्स है सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स, फिर बायस्ड एरर्स और नॉन बायस्ड एरर्स या अनबायस्ड एरर्स, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ओके एवरीवन, ये जो आपके नेक्स्ट एरर्स के पार्ट्स है इनको हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। टिल दैट हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।